हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल को जानने से पहले हम थोड़ा सा थॉमसन मॉडल की ओर चलेंगे। थॉमसन मॉडल क्या है उसके बारे में देखते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक ऐसा ठोस गोला है जिसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश समान रूप से सभी जगह वितरित रहता है। अब इसी बात की पुष्टि करने के लिए 1911 में रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उससे पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। आइए देखते हैं इस प्रयोग में उसने क्या किया था। उसने इस प्रयोग को दोहराने के लिए इस प्रकार का एक सेटअप तैयार किया, एक प्रयोग की व्यवस्था तैयार की और ये सारी की सारी व्यवस्था निर्वात के अंदर बंद कर दी गई। इसमें क्या था कि एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया गया जिससे कि अल्फा कण निकलते हैं और एक स्वर्ण की पन्नी ली गई। स्वर्ण की पन्नी इसलिए ली गई क्योंकि इसको हम बहुत पतली पन्नी बना सकते हैं, उसको ज्यादा खींच सकते हैं, इसलिए इसमें एक स्वर्ण पन्नी का उपयोग किया गया। आइए देखते हैं इसमें क्या किया गया कि जब इस रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण किरण पुंज निकलता है तो जैसे वो इस ग्रिड से G1 से टकराता है तो ये थोड़ा सा संकीर्ण हो जाता है और जब G2 से टकराता है तो और कम संकीर्ण हो जाता है और जैसे ही ये इस पन्नी पर टकराता है, पन्नी पर टकराने के बाद में उसने देखा कि ये अल्फा कण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कोण पर विक्षेपित होते हैं। कुछ इस प्रकार से, कुछ कोण सीधे निकल गए, कुछ कण ऐसे भी थे जो इससे 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए, कुछ ऐसे भी थे जो यहाँ से इस दिशा में विक्षेपित हुए और एक कण ऐसा भी था जो इस पथ पर गया था और वापस इसी पथ पर लौट आया था। अब इस प्रयोग को दोहराने के बाद में उसने देखा, उसने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा। मान लिया कि एक परमाणु है, चूंकि इसमें से अधिकतर अल्फा कण पार निकल गए थे, यानी कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसे अल्फा कण निकल गए थे, तो इसका मतलब कि परमाणु का ज्यादातर भाग खाली होगा। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो यहां से कुछ कोण पर विक्षेपित हुए, कुछ ऐसे थे कि जो 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए ऐसे, और एक कण ये था जो अपने पास वापस उसी पथ पर आ गया। तो इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का सारा धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित रहता है और इस केंद्र को ही नाभिक कहा जाता है। दूसरी बात कि चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये त्वरित गति करते हैं, ये रदरफोर्ड का मानना था। और रदरफोर्ड के अनुसार यानी एक बात तो ये हुई कि इसका सारा का सारा धनात्मक आवेश नाभिक पर केंद्रित होगा, इसका लगभग सारा द्रव्यमान भी इसके केंद्र पर निहित होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। ये रदरफोर्ड मॉडल था, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ कमी थी। एक सबसे बड़ी कमी क्या थी कि रदरफोर्ड मॉडल भी परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाया। क्या नहीं समझा, कैसे नहीं समझा पाया कि मान लिया कि ये नाभिक है और जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटेगा कुछ इस प्रकार से, तो चूंकि ये त्वरित गति करता है तो धीरे धीरे ये ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो इसकी ऊर्जा लगातार कम होती चली जाएगी और इसका पथ सिकुड़ता चला जाएगा और अंत में ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इससे परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब ये परमाणु के स्थायित्व को बताने में असमर्थ रहा। दूसरा कि इसका भी ये भी रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में असमर्थ रहा। क्यों? क्योंकि जब किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो इसके इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे और कंपन करने के बाद में ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, तो इसका भी यही मानना था। इस कारण से
हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को या अन्य कोई स्पेक्ट्रम को, रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया था। ये भी इसकी एक सबसे बड़ी कमी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।